गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रमन फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग लाइट का रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे और उसी क्रम में हम लोगों को अपने सिलेबस में लाइट का रिफ्रैक्शन दो सतहों पे पढ़ना है। एक प्लेन सरफेस पर, प्लेन सरफेस, बिल्कुल प्लेन सरफेस, इस पर लाइट आएगा, एक तरफ से दूसरे तरफ जाएगा, पाथ चेंज होगा नहीं चेंज होगा, ये सारी कहानी प्लेन सरफेस पर हम लोगों को पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है कर्व सरफेस पर, टेढ़ा सरफेस, इस टाइप का कर्व सरफेस होगा। तो कर्व सरफेस पर लाइट जाकर के इंसिडेंट करेगा, एक तरफ से दूसरे तरफ क्रॉस करेगा। तो दो तरह के सरफेसेस पर हम लोगों को प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। उसमें से प्लेन सरफेस के ऊपर लाइट का रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, ये हम लोग पढ़ के समाप्त किए। अब हम लोगों को पढ़ने की बारी आ गई, टर्म्स आया कर्व सरफेस पर प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस पर भी बहुत सिंपली, बहुत ही साधारण तरीके से सीखेंगे। उसके कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं। आज हम सारे टर्म्स को आपसे रूबरू करवा देते हैं, सभी से आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। इसलिए मैंने हेडिंग दिया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कर्व मतलब टेढ़ा मेढ़ा। अब टेढ़ा मेढ़ा सरफेस तो बहुत तरह का हो सकता है। कभी आप जिगजैग भी बना दीजिएगा, लेकिन आपको कर्व के अंतर्गत एक डिफाइंड सरफेस पर बात करना है, जिसका ज्योमेट्री में अपना एक नाम होगा, वैसा कर्व सरफेस को कंसीडर करना है। तो डिफाइंड कर्व सरफेस में हमारे सिलेबस में स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो किसी ट्रांसपेरेंट स्फेयर से काट करके बनता है, ट्रांसपेरेंट स्फेयर से कटिंग करके बनता है। इसके अंतर्गत दो टाइप्स होता है, एक को बोलते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और एक को कहते हैं कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स का जो कहानी है, इसका जो स्टोरी है, वो मैं एक ट्रिक्स के माध्यम से आपको पहचानने सिखाता हूँ। जब भी आप कॉन्वेक्स और कॉन्केव का डिफिनेशन पढ़ेंगे या उसे पहचानने की बात करेंगे, तो आपको केवल और केवल रेरर मीडियम को देखना पड़ेगा, रेरर मीडियम को देखना पड़ेगा। यही आपका बेसिक बात है। दैट मीन्स सभी का डिफिनेशन रेरर मीडियम के अनुसार लिखा जाता है। डेंसर मीडियम को डिफिनेशन का आधार नहीं बनाया जाता है। हम रेरर मीडियम के आधार पर दोनों का डिफिनेशन पढ़ेंगे, दोनों को पहचानेंगे। पहले पहचानने के लिए आपको आना चाहिए। गलत पहचान करोगे तो आप सही रिजल्ट कभी नहीं ला सकते हो। कहता है बच्चों, एक वैसा सरफेस जो रेरर मीडियम की तरफ उठा हुआ, हिंदी में कहते हैं उठा हुआ हो, जिसको अंग्रेजी में कॉन्वेक्स कहते हैं। तो आप इस सरफेस को देखिए, जिसको मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। आप इसको गौर से देखिए, ये उठा हुआ सरफेस लग रहा है कि इस तरफ उठ गया। तो रेरर मीडियम की तरफ अगर उठा हुआ हो, जिसको अंग्रेजी में कॉन्वेक्स कहते हैं, तो ये क्या है? तो रेरर मीडियम की तरफ कॉन्वेक्स बना हुआ है, रेरर मीडियम के तरफ कॉन्वेक्स बना हुआ है। इसका मतलब इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस।
अगर रेरर मीडियम की तरफ धंसा हुआ है तो ऐसे सरफेस को कहते हैं कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस, क्योंकि धंसा हुआ को अंग्रेजी में कॉनकेव कहते हैं। तो जिस तरह का आकृति दिखेगा हम उसी तरह का नाम बताएंगे, लेकिन किसके तरफ? हमेशा रेरर मीडियम को देखेंगे। रेरर मीडियम की तरफ अगर उठा हुआ है तो उसका नाम होगा कॉन्वेक्स, अगर रेरर मीडियम की तरफ धंसा हुआ है तो उसका नाम होगा कॉनकेव। ये हो गई पहचानने की बात। अब इस सरफेस से संबंधित छोटे छोटे कुछ टर्म्स हैं। डिफिनेशन आपकी कॉपी में लिखा गया होगा जैसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि नोट्स आपको हम भेज चुके हैं। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ, इसलिए मैंने एक सरफेस चुना, स्फेरिकल सरफेस। अब इसका नाम क्या होगा? तो अभी इसका नाम कुछ भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि क्लियर नहीं है कि इस तरफ कैसा मीडियम होगा और इस तरफ कैसा मीडियम होगा। जब तक मीडियम लिखा हुआ नहीं रहेगा तब तक इसका नाम बताना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम कैसे जानेंगे किधर से धंसा हुआ कहेंगे, किधर से उठा हुआ? पहले हम मीडियम को देखते हैं। मान लीजिए इस तरफ रेरर है तो हम इधर ही तो देखेंगे। मान लीजिए इधर रेरर है तो हमको इधर देखना पड़ेगा, इसलिए अभी इसका नाम नहीं बता सकते। चलो कोई बात नहीं, दोनों में से ही कोई एक होगा। अब इस स्फेरिकल पार्ट का, जो स्फेयर का एक पार्ट है, इसका बीचों बीच का जो पॉइंट होता है इसको पोल कहते हैं। बीचों बीच के पॉइंट को पोल कहते हैं। यह स्फेरिकल पार्ट को अगर हम इस तरह से स्फेयर बनाने की कोशिश करें तो उस स्फेयर का जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली रेखा जो होगा इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जस्ट लाइक मिरर, दर्पण के जैसा। लेकिन सारा बात दर्पण के जैसा ही नहीं होगा, उसके जैसा बहुत हद तक मिलता जुलता दिखाई पड़ेगा। प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसलिए मैंने जितने सारे टर्म्स को बोला सब आपके नोट्स में पीडीएफ में लिखा हुआ है। आप उसे 100% कॉपी में छाप दें और यहाँ से वीडियो को देख के सारे टर्म्स को समझ लेंगे। मैंने सभी टर्म्स को डिफाइन कर दिया। पोल किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, हम यहाँ शॉर्टकट में समझा देंगे। मीन्स लिखे नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ आपके पास ऑलरेडी पहले से। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, ये सारे टर्म्स को मैंने आपके सामने रखा। आप नोट्स में पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देख के सारे बातों को समझिएगा, क्योंकि ये छोटा छोटा टर्म्स है। परीक्षा में ये सब टर्म्स परिभाषित करने के लिए नहीं पूछेगा, लेकिन इसके बिना काम चल भी नहीं सकता है। आगे का लॉन्ग क्वेश्चन इसी पर आधारित है। अब मैं इसी से संबंधित एक टर्म्स और है जिसे मैं समझाता हूं। हाँ, तो उस छोटा सा टर्म्स का नाम है पारैक्सियल रेज ऑफ लाइट। पारैक्सियल रेज ऑफ लाइट। रेज ऑफ लाइट तो समझ में आता है, प्रकाश की किरण, लेकिन एक शब्द जुड़ा है पारैक्सियल। मैं बता दूं, ऑप्टिक्स का इसको चाबी कहा जाता है। इसके बिना ऑप्टिक्स वैलिड हो ही नहीं सकता है। मतलब ऑप्टिक्स की मान्यता तभी है जब पारैक्सियल रेज ऑफ लाइट आप सीखे हैं, जानते हैं, इसको समझते हैं। क्या होता है ये प्रकाश की किरण? बहुत सिंपल है, समझने का फेर है केवल। जैसे हम एक सरफेस लेके समझाते हैं,
ये रहा सरफेस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लिखा हुआ है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम एक प्रकाश की किरण लेके गए। अगर ये पेंट होता तो परावर्तन होता, पेंट नहीं है तो आर से पार चला जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। जब क्रॉस कर गया तो आप इस बिंदु से एक परपेंडिकुलर खींचो, एक परपेंडिकुलर खींचो, यहां से परपेंडिकुलर खींचा जो एम पोजीशन पर आकर के गिरा। अभी आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि P और M के बीच में गैप है, गैप, छोटा सा गैपिंग है। अगर ये गैपिंग है तब इस लाइट को पारेक्सियल नहीं कहेंगे, तब इसे मार्जिनल लाइट कहते हैं, मार्जिनल कहते हैं। गैप बनता है तो मार्जिनल लाइट, गैप को जीरो कर देना है। P और M के बीच के गैपिंग को जीरो कर देना है। ये कब संभव है, सोचने का विषय है, जब ये लाइट और करीब होगा, ऐसे है। अब यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे इस तरह से, M जो था वो P के करीब आ गया, अभी भी थोड़ा सा गैप है, अभी भी इसको हम मार्जिनल ही कहेंगे। गैप को जीरो कर देना है, इसका मतलब लाइट जो इंसिडेंट करेगा वो पोल से काफी नजदीक होगा, तभी यहां का परपेंडिकुलर सीधा पोल पर गिरेगा और P और M के बीच का गैपिंग को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए कहता है कि एक वैसा प्रकाश की किरण जो पोल से काफी करीब हो और किसी सरफेस पर इंसिडेंट करे, ऐसे लाइट को पारेक्सियल रेज ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन एक समस्या है बच्चों, जब इस लाइट को हम बार बार छापेंगे, इतना नजदीक प्रिंसिपल एक्सिस के इतना नजदीक में छापेंगे तो हमारा फिगर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि हम किसी चीज को बढ़िया से इंडिकेट नहीं कर पाएंगे, तो एक नई समस्या खड़ा हो गया। तो करें क्या, क्योंकि पारेक्सियल के बिना ऑप्टिक्स वैलिड नहीं है और पारेक्सियल जो छापते हैं तो फिगर का लुक खराब हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में बीच बीच का रास्ता अपनाया जाता है। ड्रॉ करते समय, छापते समय मार्जिनल लाइट ही छापेंगे, यही वाला छापेंगे, लेकिन समझते समय हम समझेंगे कि ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से इतना दूरी पे नहीं है, वो काफी करीब है। दैट मीन्स P और M के बीच के डिस्टेंस को हमेशा हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, जीरो कर देंगे। क्यों जीरो कर देंगे? क्योंकि जो लाइट हमने छापा है उसके लिए ऑप्टिक्स वैलिड नहीं है, और जिस लाइट पर ऑप्टिक्स वैलिड है हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि उससे हमारा फिगर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए ड्रॉ करते समय मार्जिनल लाइट ही ड्रॉ करेंगे, लेकिन समझते समय हम उसको काफी करीब समझेंगे, ताकि P और M के बीच के गैपिंग को हम हमेशा शून्य कर दें, उसको नेग्लेक्ट कर दें। इसलिए कहा जाता है कि जब लाइट इतना करीब होगा, ठीक है काल्पनिक तौर पे ही होगा, तो इसके द्वारा जितना एंगल बनेगा, कोण बनेगा, वो सब कोण काफी छोटा छोटा बनेगा, और जब कोण काफी छोटा बनेगा, एंगल काफी छोटा बनेगा, तो मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जब एंगल काफी छोटा हो तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। फॉर पारेक्सियल रेज ऑफ लाइट थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, सभी कोण काफी छोटे बनते हैं, और जब कोण काफी छोटे बनते हैं तो साइन थीटा अप्रॉक्स टू थीटा, कॉस थीटा अप्रॉक्स टू थीटा, टेन थीटा अप्रॉक्स टू थीटा, सेक थीटा अप्रॉक्स टू थीटा,
cot theta approx to theta, cosec theta approx to theta. मीन्स अगर कहीं पर sin थीटा नजर आए तो उसको हम थीटा लिख देंगे, लेकिन तभी लिख सकते हैं जब थीटा बहुत बहुत छोटा होगा। और बहुत बहुत छोटा कब होगा? जब लाइट कैसा होगा? पार्शियल रेज ऑफ लाइट। 10th क्लास तक इन सारी चीजों से बच्चों को भेंट नहीं होता है, इसलिए मैंने कहा था कि 12th क्लास में आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, 10th वाला बहुत सारा चीज मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारा चीज ऐसा होगा जो बिल्कुल नया होगा। इसलिए आपको बहुत गौर से और डीपली गहराई से सारी बातों को समझते चलना है। अब ये आज का ये बेसिक पॉइंट समाप्त होता है। इतने सारे चीजों को आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन का डिराइवेशन जो 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत रहेंगे। फिलहाल आप इसे समझें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और मैं इसमें जोड़ दूं, कल के पिछले दिन जो वीडियो हम भेजे थे उसमें विजिबिलिटी बहुत खराब था, इसलिए उसका लिंक को आप लोग डिलीट कर लेंगे। और आज जो मैं भेजूंगा इसे देखेंगे, इसी का नाम होगा 7th लेक्चर 7। कल भी लिख के भेजे थे लेक्चर 7, उसको आप हटा लीजिएगा क्योंकि उसका विजिबिलिटी ठीक नहीं था। आज उसी का मैं दोबारा बना करके आपके समक्ष